मयंक, एजुकेशन हैज़ ऑल्सो बिकम अ लिटिल एक्सपेंसिव दीज डेज। जी हाँ, और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की अगर बात करें प्रियदर्शनी, जैसे कि अभी आपने कहा कि इतने साल हो गए, 76 साल हमारी स्वाधीनता को हो गए, बहुत सारे हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हमारे देश के सामने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें, अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो या पोल्यूशन हो, इन सभी समस्याओं, इन सभी चैलेंजेस का एकमात्र अगर सोल्यूशन है तो वो है एजुकेशन। और एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब भारत में हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ कहीं अच्छी हो गई हैं। आज विदेश से भी छात्र हिंदुस्तान आ रहे हैं पढ़ने, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट ओवर द इयर्स। बट एजुकेशन लोन ऐसे में बहुत ही सहायक रहता है बच्चे जो अपनी हायर एजुकेशन परसू करना चाहते हैं, पर इससे संबंधित हम सभी के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। लेकिन एक विशेष चर्चा में अभी हम बात करेंगे एजुकेशन लोन की। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट्स प्रस्तुत हैं। आइए स्वागत करते हैं रणविजय प्रताप, डीजीएम एसबीआई का। सर, आपका स्वागत है। डीडी मॉर्निंग शो के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ दूसरी गेस्ट के रूप में जुड़ी हैं सुश्री प्रीति बंसल जी, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सर। तो देर किस बात की है, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं एजुकेशन लोन के बारे में सब कुछ। सर, रणविजय जी, पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले हमें बताइए बेसिक क्वेश्चन कि अगर कोई लोन लेना चाहता है एजुकेशन पर्पस के लिए तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? प्रदर्शनी जी, इसमें बहुत ही सहज प्रक्रिया रखी गई है। कोई भी इसमें उम्र का ख्याल रखा गया है और ना किसी का कितना नेटवर्थ होना चाहिए इस पे रखा गया है। ये बड़ा ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और नॉन डिस्क्रिशनरी रहता है। जिस भी स्टूडेंट का एक मेरिटोरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन हो जाए, यही इम्पॉर्टेंट है। अगर एडमिशन हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया में हमें कोई भी अड़ंगा नहीं रखा गया है। जहाँ तक व्यवधान हो सके बहुत कम रखे गए हैं और नित नए उसमें खूबियाँ ऐड करते चले जा रहे हैं हम लोग। कोई अगर 16-17 साल की उम्र में है तो भी एजुकेशन लोन ले सकता है। 18 साल से मेजर हो गए हैं तब भी ले सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रहती है? कोई मैक्सिमम एज नहीं है। ना मिनिमम की एज रखी गई है, ना मैक्सिमम की रखी गई, क्योंकि कई बार ऐसा भी पाया गया है कि कोई अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे वांट कि हम एक और पीजी करना चाहते हैं, और स्किल जो है वो एक मनुष्य को कभी भी हासिल करना चाहिए। उम्र का कोई बंधन होता नहीं। सिर्फ उसमें एक बंधन रखा गया है कि अगर कोई ये जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन करते हैं तो उसमें 40 साल का मैक्सिमम एज है। उसके अलावा किसी में भी कोई बंधन नहीं है। प्रीति मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बच्चा लोन लेता है, उसका पेरेंट लोन लेता है, तो लोन किस चीज़ के लिए मिलता है? सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फ़ीस भरने के लिए, या बच्चा कहीं बाहर रह रहा है तो उसके रहने खाने, उसके हॉस्टल्स, पीजी, इन सब सुविधाओं के लिए भी बैंक लोन देती है? हाँ जी, जो लोन का अमाउंट है वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर करता है। फर्स्टली इट कवर्स द फीस ऑफ द कोर्स अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी फीस, द फीस ऑफ बुक्स, द लिविंग एक्सपेंसेस, लैपटॉप का खर्चा और भी काफ़ी सारे खर्चे जो अनिवार्य हों एजुकेशन को लेने के लिए। एजुकेशन लोन्स उन सभी को कवर करता है। जी जी। हमने अभी सर बात करी क्राइटेरिया की, लेकिन प्रोसेस सुन के ना लोग घबरा जाते हैं कि लोन अप्लाई करने में तो बहुत मुसीबत है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या रहता है? इसके बारे में भी डरा देता है। हाँ, निश्चित रूप से इसमें भारत सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे इसमें स्टेप्स लिए गए हैं, और उसमें से एक स्टेप विद्यालक्ष्मी पोर्टल का लिया गया। ये प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के तहत में 2018 से शुरू किया गया था। इसमें ये एक स्टेप है जिसमें कि अनूठा है, और इसमें सभी जितने भी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, करीब 200 से ज़्यादा बैंकों को, एसएफसीज को उस पोर्टल पे लाया गया है। और जो भी स्टूडेंट उसमें लेना चाह रहा है लोन, तो वो उस पोर्टल पे जाके खुद ही अपना आधार डाल सकता है, खुद ही अपना जो एडमिशन हुआ है वो पेपर डाल सकता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन उसमें अपलोड कर सकता है और उसमें अप्लाई कर सकता है। जो बैंक चाहे, बैंक की जो ब्रांच चाहे
वो उसमें सेलेक्ट कर सकता है। Okay. इससे पहले बहुत दिक्कतें होती थी क्योंकि लोन, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलते थे, बैंक दूर दराज के इलाकों में और भी नहीं, मुश्किल होती थी। फिर जब आपने अप्लाई कर दिया तो विजिबिलिटी नहीं मिलती थी कि मेरे एप्लीकेशन का हुआ क्या। इसमें आपको रियल टाइम बेसिस पे दिखता है। तो एप्लीकेंट कौन होता है सर? पेरेंट होगा या बच्चा खुद होगा? बच्चा खुद भी हो सकता है, उसके साथ में को बोरोवर भी हो सकता है। हाँ, माइनर है तब भी हो सकता है, और उसके साथ को बोरोवर हो सकते हैं, और दोनों का उसमें भरने के लिए उसमें स्थान है, और दोनों उसमें अपने फीड कर सकते हैं और उसमें सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये भी बताना चाहूँगा प्रियदर्शनी जी कि आपके दर्शकों को कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी देती है। हमारे जिन लोगों का, जिन परिवारों का इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है, तो वो हमारे जन समर्थ पोर्टल पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। विद्या लक्ष्मी में अगर कर रहे हैं तो उस पर अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु किसी को अगर उसी से लगना है कि उसमें सब्सिडी चाहिए तो जन समर्थ पोर्टल पे भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये कितनी सब्सिडी मिल जाती है सर इसमें? ये सब्सिडी का इस तरह है कि जितना भी कोर्स का पीरियड है, सो मैक्सिमम अप टू 5 इयर्स, क्योंकि आजकल यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज 5 साल तक आती हैं, प्लस 1 और साल में जितना भी ब्याज लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में दे देती है। तो कुल मिला के 6 साल तक भी हो सकता है। और ये इसमें एक बात नोट करने की है कि अगर आपने यूजी अलग से किया, पीजी अलग से किया, तो किसी एक कोर्स के लिए ही मिलेगा। तो ये जरूर हमारे स्टूडेंट्स ख्याल रखें इसका। बिल्कुल। प्रीति मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा है, उसका पेरेंट एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करता है, मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? हाँ जी सर, तो उसको हम कोलेट्रल कहते हैं। तो अगर आपने जो अमाउंट बोरो किया है वो 4.5 लाख से कम है या 4.5 लाख तक है, तो बैंक को किसी कोलेट्रल की नीड नहीं है। फिर उसके बाद 4.5 से 7.5 लाख तक का, इफ द अमाउंट इज बोरोड, देन बैंक रिक्वायर्स ए थर्ड पार्टी गारंटर कि उसके कोई ये कह दे कि हाँ, अगर इस बच्चे ने लोन नहीं रीपे किया देन आई विल पे। And under the third category, above 7.5 lakhs, then the bank requires both a third party guarantor as well as some kind of like FD हो आपके पास, कोई प्लॉट हो आपके पास, म्यूचुअल फंड्स हो, FD हो, घर हो, उनका आप थोड़ा सा उनको कोलेट्रल देते हैं। और ये थर्ड पार्टी गारंटर जो होता है सर, मतलब बैंक के रूल्स के हिसाब से उसकी नेटवर्थ के लिए कोई एलिजिबिलिटी होती है? इसमें मंग जी एक और चीज़ है, थोड़ी सी मैडम ने जो कहा उसमें थोड़ी सी और ऐड करूँगा कि केंद्र सरकार ने इसमें भी बहुत इनिशिएटिव लिए हैं कि 4-4.5 लाख तक जो फ्री होता है, वहाँ से 7.5 लाख के जो लोन होते हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बना दिया है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन, इसी के लिए स्पेशल बना दिया है। और उसका जो प्रीमियम होता है वो बैंक वहन करते हैं, ना कि कस्टमर नहीं वहन करते हैं। तो 7.5 लाख तक आप एक तरह से कोलेट्रल फ्री ले सकते हैं। उसके बियॉन्ड में जो होता है वो आप कोलेट्रल जो है वो चाहे तो लिक्विड दे सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, एनबीपी है, केबीपी है, तो इसमें से भी दे सकते हैं 100%। और अदरवाइज अपना कोई घर है, कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ में कोई दूसरी चीज़ें हैं, वो भी दे सकते हैं। रणविजय जी, अब लोन तो ले लिया बच्चे ने, लेकिन अब असली समस्या तब आती है जब वो लोन पढ़ाई के बाद उसको नौकरी नहीं मिल पाती और चुकाने में वो असहाय रहता है या कुछ मजबूर महसूस करता है। ऐसे में क्या किया जाए? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कुछ केसेस इस तरह के दर्ज किए जाते हैं जहाँ पे कि प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए हैं, किसी कारणवश कई बार इंडस्ट्री लेवल पे इश्यूज हो जाते हैं, तो नौकरी मिलने में देर हो जाती है, या मिलती है तो उतनी नहीं मिलती है कि हम रीपेमेंट शुरू कर पाएँ। तो उस केस में बैंक सबसे पहले तो मोरेटोरियम 1 साल का देता है। आपके उसमें मोरेटोरियम 1 साल मैक्सिमम अलाउड रहता है। उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आप बैंक में जा सकते हैं और वहाँ लिख के दें कि मुझे नौकरी अभी नहीं मिल पाई है, आप मुझे और एक्सटेंड करें। तो 6 महीने के लिए एट ए टाइम 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंशन प्राप्त हो जाता है। ये 6-6 महीने की 3 अवधि और प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के आप 30 महीने तक की मोरेटोरियम प्राप्त कर सकते हैं। और ये मोरेटोरियम 15 साल की जो पीरियड होता है उसके बियॉन्ड का है। 15 साल के रिपेमेंट पे आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके बियॉन्ड में ये 2.5 साल और मिल जाते हैं आपको। आप इसका भी लाभ उठाया जा सकता है उन कैंडिडेट्स के द्वारा, उन स्टूडेंट्स के द्वारा जिनको नौकरी मिलने में मुश्किलें हो रही हैं।
प्रीति मैम, टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, पेरेंट अगर एजुकेशन लोन अवेल करता है अपने बच्चे के लिए तो उसको अपने इनकम टैक्स में क्या टैक्स बेनिफिट्स या क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकता है? हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ इन एसएससी इज बोरोइंग सम for the studies of his child, then he can claim the deduction of the interest component without any restriction on the limit for a period of 8 years. ओके, इंटरेस्ट कंपोनेंट। और जो ट्यूशन फीस का ETC के तहत डिडक्शन हाँ जी, मिलता है वो वो अलग से है, हमें वो मिलेगा? अलग है सर। उसके लिए उसमें अलग से 1.5 लाख रुपया आप ले सकते हैं फॉर द ट्यूशन फीस पेड फॉर योर चिल्ड्रन, एंड 80 इज अ डिफरेंट सेक्शन। ये हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली टू प्रमोट एजुकेशनल लोन्स के लिए करा हुआ है कि जिससे बच्चे अपने ख्वाब पूरे करें, अपनी पढ़ाई आगे करें और लोन लेके उस ब्याज की छूट ले लें। जी सर, एक नॉर्मल जब हम लोन लेते हैं किसी और पर्पस के लिए, देयर समथिंग कॉल्ड प्री पेमेंट पेनल्टी। तो अगर हम एजुकेशन लोन के संबंध में बात करें तो क्या ये लागू होती है? अपने स्टूडेंट्स को इसमें मैं एडवाइस करूंगा कि ज़रा देख लेना चाहिए बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स इट इज़ नॉट चार्ज्ड। सो प्री पेमेंट पेनल्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें देखना चाहिए बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। एंड मैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी प्री पेमेंट हम इन्वाइट करते हैं कस्टमर्स से। एंड आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल का जो हमारा एवरेज पीरियड हम देते हैं उसमें हमने पाया है कि करीब करीब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट 10 साल के अंदर ही पे कर देते हैं और हम उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं। जी, तकरीबन सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है और क्या ये फिक्स रहता है पूरे लोन पीरियड में या ये फ्लोटिंग होता है? ये रिपो रेट बेस्ड होता है। जो आरबीआई जो रिपो रेट का जब हम हर 2 महीने पे अनाउंस करती है तो उस पे बेस्ड होता है और ये डिपेंड करता है ये स्टैंडिंग ऑफ द पर्सन, स्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द कोर्स। तो उसके हिसाब से इस पे बैंक्स अपना कॉल लेते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन किसके पास होता है? बैंक के ब्रांच के पास होता है या जोनल हेड नहीं, ऑफिस? इसमें बैंक ने ऑलरेडी एग्रीगेट लेवल पे डिसाइड करके रखा होता है। किसी को इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रखा गया है इसमें। अच्छा। तो इसमें सबसे अच्छा जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताऊं कि कोई IIM में हो जाता है तो यहाँ पे 8.15 भारतीय स्टेट बैंक 8.15 से स्टार्ट करता है और 11.15 तक जाता है। तो ये रेंज है पूरा। जी सर, जैसे कई बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटीज के झांसे में आ जाते हैं जो मान्य ही नहीं है और फिर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज के लिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन विद इन इंडिया एंड आउटसाइड? विद इन इंडिया अगर बात करें तो विद इन इंडिया बहुत सारी हमारी एक्रेडिटेशंस के इंस्टीट्यूशंस हैं। सो आप AICT टेक्निकल अगर जा रहे हैं तो IISCT से, UGC से जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा आपको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बने हुए हैं तो NAAC के हैं, NBA से अप्रूव्ड हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस भी लेके आती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस इंडिया में होते हैं इनके कोर्सेज को हम देते हैं। तो ये इंडिया के लिए हो गई। अब्रॉड से रिलेटेड होता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन में हैं, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, तो इन जो कंट्रीज़ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी पूरी लिस्ट SBI के भी वेबसाइट पे रखी हुई रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस बारे में बार बार निकालती है। एंड ओवर 200 सच इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी लिस्टेड और चाहें तो देख भी सकते हैं और इनकी उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज में भी इनकी रैंकिंग आती है तो उन रैंकिंग पे भी विश्वास कर सकते हैं। जी। तो अगर कोई बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाना चाहता है सर जी, तो वो किसी भी ब्रांच को अप्रोच कर सकता है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांच के लिए ही क्राइटेरिया है कि उसी ब्रांच में जाके, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी? जी। इसमें एप्लीकेशन जो है सोर्सिंग कहते हैं, वो सोर्सिंग किसी भी शाखा से हो सकती है। चूँकि ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रहता है तो हम उसमें फिर जब वो सैंक्शनिंग होता है तो चाहे वो कितनी भी रूरल ब्रांच हो तो उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक सैंक्शनिंग रहता है और हर जिले में एक ब्रांच जरूर होती है जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है। तो हम वो ब्रांच में उसको पार्क करते हैं सो दैट कि उनको सहूलियतें होती रहें कि कल को फॉरेन एक्सचेंज जब भेजना है तो वो आराम से जा सके। प्रभजोत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। प्रभजोत, वेलकम टू DD मॉर्निंग शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्रभजोत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रभजोत, अगर आपको हमारी आवाज मिलती है तो आप अपना प्रश्न पूछिए।
हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं प्रभजोत से। रणविजय जी, ये बताएं, कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं कि आपने कोर्स में दाखिला लिया लेकिन बीच में कुछ फ़ी हाइक हो गई या पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई किसी वजह से, ऐसे में क्या होता है? अगर ये कॉलेज की तरफ से कोई इस तरह का चेंजेज आ जाता है बीच में, और ये देखा गया है कि 4 साल का कोर्स है तो बीच में बढ़ भी जाता है, या कोई टूर आ जाता है, एजुकेशनल टूर आ जाता है, तो ऐसी चीज़ों में कुछ जो खर्च होते हैं तो इसको बैंक टॉप अप लोन करके दे देता है। अच्छा। तो आपको एप्लीकेशन जब भी आप इंडिया आ रहे हो या वहाँ से भी भेज रहे हैं तब भी हो सकता है, और टॉप अप लोन करके दे देता है। और ये टोटल 15 साल की उसी में अवधि में फिर इसका रिपेमेंट बांध दिया जाता है। और ये टोटल जो बैंक मैक्सिमम जो फॉरेन जाने के लिए एक 1.5 करोड़ तक का अमाउंट देता है, 1.5 करोड़ के अंदर में ही ये अमाउंट आना चाहिए, तो टॉप अप लोन दे दिया जा सकता है। जी, कुल मिलाकर आप दोनों गेस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद डीडी मॉर्निंग शो में आने का। सर धन्यवाद, धन्यवाद दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।